press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्ते बच्चों, मैं नूर फातिमा आज आपको आपके संचयन भाग 1 का पाठ हामिद खान सुनाने जा रही हूँ, जिसके लेखक हैं एस.के. पोटेकाट। हामिद खान, ये हामिद खान कैसा व्यक्ति था, कौन था, इसके बारे में लेखक हमें बता रहे हैं। हामिद खान एस.के. पोटेकाट। इन्हें मलयालम के प्रसिद्ध कथाकार एस.के. पोटेकाट का पूरा नाम शंकरन कुट्टी पोटेकाट था। नहीं, एक मलयाली थे, मलयाली इसका नाम तो ऐसे ही होते हैं ना, अजीब लग रहा है आपको सुनने में। इनके एस.के. पोटेकाट, इनका पूरा नाम जो था इस लेखक का शंकरन कुट्टी पोटेकाट। इनका जन्म कब हुआ था? 1913 में। उनका जन्म केरला के कोषिकोड यानी कालीकट में हुआ था। स्थान कोषिकोड है, यानी कालीकट को कहते हैं। इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करके वे साहित्य सृजन में लग गए। पोटेकाट की कहानियों में किसान और मजदूरों की आह और वेदना का सजीव चित्रण हुआ है। इसमें उनकी वेदना क्या है, उनकी पीड़ा क्या है, सभी सजीव जीवित रूप से जो भी है समाज में उसके बारे में बताया गया है। जाति, धर्म और संप्रदाय से परे मानवीय सौहार्द को उभारने में पोटेकाट को पूरी सफलता मिली है। उनकी कहानियों से विश्व बंधुत्व और भाईचारे का संदेश मिलता है। बच्चों, सबसे मुख्यतः क्या है? विश्व बंधुत्व और भाईचारे, इन्हें आपस में सब मिलजुल कर रहने का इसमें संदेश मिलता है। कथाकार पोटेकाट को साहित्य अकादमी तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। उनकी कहानियों का विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ है, इन्हें ट्रांसलेशंस भी हुए हैं उनकी भाषाओं की। उनकी प्रमुख कृतियां हैं प्रेम शिशु, विषकन्या और मुरुपडम। विषकन्या के बारे में आपने सुना होगा कि कृतियां जो हैं प्रेम शिशु, विषकन्या। विष किसे कहते हैं? जहर को कहते हैं ना, जहरीली कन्या, विषकन्या। और इनकी मृत्यु कब हुई? 1982 में। तो देखते हैं पाठ हामिद खान। खान को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं खान, तो खा आ की मात्रा चंद्र बिंदु खान। इन्हें ये कहानी है जिसे लेखक ने बताया है। ये तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित एक स्थान है। तक्षशिला में आगजनी समाचार पत्र की ये खबर पढ़ते ही मुझे हामिद खान याद आया। इन्हें लेखक जो हैं ये भारत के नागरिक हैं। यह हामिद खान जो है वो तक्षशिला यानी पाकिस्तान में रहने वाला है। तो जैसे ही इन्होंने समाचार पत्र में सुना कि उपद्रवियों द्वारा आग लगा दिया गया है, उपद्रवी यानी डकैट्स जो हैं इन्होंने आग लगा दी है, सब कुछ जला रहे हैं करके सुबह सुबह उठते ही समाचार पत्रों में यही समाचार पढ़ने को मिलते हैं। तो जैसे ही लेखक ने पढ़ा तो वो क्या कहते हैं, कौन याद आया उन्हें? हामिद खान।
वो किस लिए याद आया, देखते हैं। और जैसे ही वो देखते हैं कि आगजनी, यानी आगजनी का मतलब है उपद्रवियों द्वारा आग लगाना, डकैत्स का आग लगाना। कोई जो डकैत्स हैं वो आके क्या है, आग लगा दिए हैं उनके दुकानों पर, वहाँ यहाँ सभी उनके स्थानों में। तो जैसे ही अखबार पढ़ते हैं तो लेखक को हामिद खान याद आता है और वह भगवान से क्या विनती करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं, कहते हैं, हे भगवान, मेरे हामिद खान की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना। यानी वो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि हे भगवान, ये जिन लोगों का भी ये काम वो है जिन्होंने भी आग लगाई है, उस आग से हामिद खान की दुकान को बचा लेना, हामिद खान की दुकान को जलने ना देना। ऐसा वो किस लिए कह रहे हैं, आगे वर्णन है। अभी 2 साल ही की तो बात है जब मैं तक्षशिला के पौराणिक खंडहर देखने गया था। पौराणिक खंडहर किसे कहते हैं? खंडहर टूटे फूटे महल जो रहते हैं, जो पुराने ज़माने के रहते हैं, उन्हें पौराणिक खंडहर कहते हैं। और वो तक्षशिला गए थे लेखक देखने के लिए। इसमें आपको कई सारे प्रत्यय वाले शब्द भी मिलते हैं बच्चों। जैसे ही पाठ में जहाँ जहाँ आ जाता है मैं आपको वहीं पर समझा दूंगी। पौराणिक खंडहर देखने के लिए गए हैं। खंडहर किसे कहते हैं? वो मॉन्यूमेंट्स जो कि टूटे फूटे अवस्था में देखने को मिलते हैं, उसी को देखने के लिए कई ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस में हम अक्सर जाया करते हैं। तो ऐसा ही पौराणिक खंडहर देखने के लिए लेखक तक्षशिला गए थे। इसमें मूल शब्द कौन सा है? पौराणिक में मूल शब्द कैसा है? अब देखो, पा औ की मात्रा, रा आ की मात्रा, ना रसस्वरी की मात्रा का। अब इसमें मूल शब्द कौन सा मिलता है? पुराण प्लस इक, पौराणिक। ऐसे जैसे ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक में मूल शब्द कौन सा और प्रत्यय कौन सा है? सफिक्स इतिहास। इतिहास का अर्थ होता है ना, इतिहास है ना हिस्ट्री। इतिहास प्लस इक, यहाँ पर रसस्वर ई होने के कारण यहाँ पर भी हम रसस्वर ई लिखे हैं। इतिहास प्लस इक, ऐतिहासिक। हिस्ट्री, इतिहास, ऐतिहासिक है हिस्टोरिकल। जब भी हम मूल शब्द लिखते हैं तो उसमें कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। ऐतिहास लिखेंगे तो कोई भी ऐसा अर्थ नहीं मिलेगा। ऐसे ही जैसे हम हर दिन के कार्य को क्या कहते हैं? दैनिक। अब दैनिक में कौन सा मूल शब्द है? डे टू डे लाइफ के लिए दिन प्लस इक, दैनिक। ऐसे ही कई सारे प्रत्यय लगने वाले शब्द ऐसे मिल जाते हैं जिन्हें थोड़े बहुत परिवर्तन होते हैं। साप्ताहिक, सप्ताह प्लस इक, साप्ताहिक। समाज प्लस इक, सामाजिक। तो पौराणिक खंडहर देखने के लिए लेखक कहाँ गए थे? तक्षशिला गए थे। एक ओर कड़कड़ाती धूप, दूसरी ओर भूख और प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था। एक तो कड़कड़ाती बहुत ही तेज धूप है, बहुत जोरों की धूप है, ऐसे में चल पाना और आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो दूसरी ओर क्या लगी है लेखक को? भूख लग गई है, जोरों की भूख और प्यास लग गई है। धूप में तो जैसे हम पानी टटोलते रहते हैं, पानी की इच्छा होती है कि बार बार पिया करें, लेकिन ऐसे अनजान स्थान में जहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा है दूर दूर तक, तो ऐसे में क्या हाल हो सकता है भला? तो भूख और प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा है, बहुत बेचैनी हो रही है। किसको? लेखक को। रेलवे स्टेशन से करीब 5 मील की दूरी पर बसे एक गांव की ओर निकल पड़ा। तो जहाँ पर वो है वहाँ से पौने घंटे का सफ़र है, पौना मील दूर है। मील यानी किलोमीटर, पौना ही मील जाना है। वहाँ से क्या मिलेगा? कहाँ से? रेलवे स्टेशन से करीब, रेलवे स्टेशन के पास जो है वहाँ से बस्ती एक गांव मिलता है। वो रेलवे स्टेशन से कितनी दूरी पर है? पौने मील की दूरी पर है।
तो लेखक वहाँ से निकल पड़े उस गांव की ओर, इन्हें भोजन की तलाश में। हस्तरेखाओं के साथ समान फैली गलियों से भरा तंग बाजार, जहाँ कहीं नजर पड़ी सिर्फ धुआं, मच्छर और गंदगी से भरी जगह ही दिखी। तो कैसी हालत है वहाँ की, हस्तरेखा के समान, जैसे हमारे हाथों में जो लकीरें हैं ना, तिरछी आड़ी तिरछी न जाने कैसी कैसी, वैसे वहाँ की उस गांव में गलियाँ हैं जहाँ पर जाना मुश्किल हो रहा है। तो वहाँ पर क्या क्या दिख रहा है, नज़र आ रहा है लेखक को, उन गलियों में सिर्फ धुआं ही धुआं निकल रहा है। जिधर देखो उधर स्मोक, मच्छर, मॉस्किटोस और गंदगी से भरी जगहें। तो चारों ओर क्या है, सफाई नहीं है, साफ सुथरा गांव नहीं है, वो सिर्फ गंदगी ही गंदगी फैली हुई है। कहीं कहीं तो सड़े हुए चमड़े की बदबू ने स्वागत किया। मतलब वहाँ पर चमड़ा जो रहता है प्राणियों का, जहाँ पर वो होटल्स हैं, उसका वो बनाने के लिए वो जो स्लॉटर शॉप्स कहते हैं ना, जहाँ पर प्राणियों को मारकर उसके स्किन्स फेंके जाते हैं, उसका चमड़ा उधेड़ कर डाला जाता है, उसकी बदबू परेशान कर रही है। उस बदबू ने भी स्वागत किया लेखक का, यानी इन सारे रास्तों के बीच, इन सारे धुएं में, मच्छर में, गंदगी में, इस बदबू के बीच लेखक को उस गांव में जाना पड़ रहा है। लंबे खत के पठान अपनी सहज अलमस्त चाल में चलते नजर आ रहे थे। तो ऐसे में लेखक ने किसे देखा, एक पठान, एक खान साहब को, जो लंबे खत वाले हैं, यानी फुल हाइट वाले हैं, अपनी मस्त चाल में वो आ रहे नजर आ रहे हैं। तो चारों तरफ चक्कर लगा लिया, पर अभी तक कोई होटल नजर नहीं आया। मैं तो उस गांव में जाकर चारों ओर जिधर भी देखा उधर कुछ भी नजर नहीं आया, कोई होटल खाने का नजर नहीं आया। मन में विचार आया, इस गांव में होटल की ज़रूरत ही क्या होगी। फिर गांव जाकर सोचा कि शायद इस गांव में होटल की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए यहाँ पर कोई भी होटल नहीं होगा करके मन में विचार करते हुए जा रहे हैं। तो अचानक एक दुकान नज़र आ गई। तो ऐसा मन में सोच ही रहे थे कि इस गांव में शायद क्या नहीं होंगे, होटल नहीं होंगे करके वे मन में विचार आ ही रहा था कि अचानक उनकी नज़र किस पर पड़ी, जहाँ पर एक दुकान थी, उसमें चपातियाँ सेकी जा रही थी। यानी एक दुकान इन्हें फाइनली नज़र आ ही गया, जिसमें रोटियां बेल रहे थे, चपाती बना रहे थे। चपातियों की सौंधी महक से मेरे पांव अपने आप उस दुकान की ओर मुड़ गए। यानी ऑटोमेटिकली कदम, लेखक के पांव, लेखक के कदम किस ओर बढ़ने लगे, जहाँ से उनको खुशबू यानी उन चपातियों की महक आ रही थी। सौंधी महक यानी खुशबू आ रही थी चपातियों की। इन्हें भूख लगी हो और इसमें गर्मा गर्म चपातियों की महक, साथ में कुछ सालन यानी ग्रेवी, चाहे वो वेज हो या चिकन हो, उसकी महक से लेखक के पांव क्या होने लगे, अपने आप उठ गए और वो सीधा उस दुकान की ओर चले गए। अपने अनुभवों से मैंने जान लिया था कि परदेश में मुस्कुराहट ही रक्षक और सहायक होती है। स्माइल इट इज़ द ओनली वे, है ना। बेस्ट मेडिसिन क्या होती है, स्माइल। मुस्कुराकर हम हर एक का मन जीत सकते हैं, है ना बच्चों। तो ऐसे ही जहाँ पर हम गुस्सा क्रोध करके जो काम बना नहीं सकते, वहाँ पे एक मुस्कान देकर, मुस्कुराना यानी स्माइल करना, स्माइल करके हर एक को हम अपने वश में कर सकते हैं। जैसे कि लेखक ने किया, उनके अपने अनुभव क्या थे, वो जान लिए थे कि मैं अभी यहाँ पर परदेसी हूँ, मैं यहाँ पर नया व्यक्ति हूँ। ये जानकर उन्होंने क्या किया, मुस्कुराहट ही अब मेरी रक्षक हो सकती है और मुझे सहायता दिला सकती है करके इन्होंने सोच लिया, और जो मुस्कुराते हुए मैं दुकान के अंदर घुस गया। इन्हें धैर्य करके लेखक मुस्कुराते हुए उस अजनबी स्थान में, अजनबी दुकान में, जो अपरिचित थी, अपरिचित हैं सारे लोग, उनके बीच एक मुस्कान क्या है, काफ़ी है, एक मुस्कुराहट काफ़ी है। तो क्या लेकर लेखक ने उस दुकान में प्रवेश किया, मुस्कुराहट। एक
अधेड़ उम्र का पठान अंगीठी के पास सिर झुकाए चपातियां बना रहा था। तो जैसे ही वो उस दुकान के अंदर गए लेखक, वहाँ पे क्या देखते हैं, एक अधेड़ उम्र का आदमी, यानी एक ढलती हुई उम्र का आदमी जो है, मिडिल एज वाला, वो पठान जो है अंगीठी के पास, यानी स्टोव जहाँ पर रखा गया है, उस स्टोव पे क्या है, सिर झुकाए हुए वो चपातियाँ बनाने में बिजी है। अपना सर झुकाया हुआ है एक पठान और वो रोटियाँ सेंक रहा है। मैंने जो ही दुकान में प्रवेश किया, वो अपनी हथेली पर रखे आटे को बेलना छोड़कर मेरी ओर घूर घूर कर देखने लगा। यानी जैसे ही लेखक दुकान में गए, उसने क्या कर दिया, अपनी हथेली पर रखे हुए आटे को, अभी एक डो लिया है, अपनी हथेली पर रखकर वो बेलना शुरू करने वाला ही था कि अचानक उस पठान की नज़र लेखक पर पड़ी और वो इकटुक होकर देख रहे हैं, घूर रहे हैं लेखक को। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया, तो उसको भी देखकर लेखक ने क्या किया, मुस्कुरा दिया। फिर भी उसके चेहरे के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अरे मेरी मुस्कान देखकर भी, मेरे स्माइल देखकर भी उसके चेहरे पर हंसी नहीं आई, उसने स्माइल नहीं की। वो बेपरवाही के साथ तीखी नज़र से मुझे निहारे जा रहा था, यानी बड़े केयरलेस होकर वो बिना स्माइल के लेखक की ओर देखता जा रहा है। खाने को कुछ मिलेगा? मैंने धीमी आवाज़ में पूछा। तो पोलाइटली, एकदम विनम्रता के साथ लेखक पूछ रहे हैं, जी साहब खाने को कुछ मिलेगा? चपाती और सालन है, वहाँ बैठ जाइए, उसने एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो फाइनली उसने क्या किया, उसने मुस्कुराया तो नहीं, लेखक के प्रश्न का उसने उत्तर तो ज़रूर दिया। जैसे ही लेखक ने पूछा कि यहाँ कुछ खाने को मिलेगा, तो एक बेंच की तरफ करते हुए उस आदमी ने, उस पठान ने कहा, जाइए साहब वहाँ बैठ जाइए, चपाती और सालन है। सालन मैंने गोश्त या सब्जी का मसालेदार शोरबा, यानी ग्रेवी, इधर वो वेजिटेबल का है या चिकन ग्रेवी है। तो वहाँ बैठ जाइए, उसने एक बेंच की तरफ इशारा किया, मुझे एक बेंच दिखाई और मुझे उस पर बैठने के लिए कहा। मैं बेंच पर बैठकर रुमाल से हवा करने लगा। गर्मी जो थी, बहुत ज़ोरों की धूप जो थी, लेखक बेंच पर बैठ गए और अपने रुमाल से, हैंडकी से क्या करने लगे, रुमाल से हवा करने लगे। मैंने दुकान के भीतर झांक कर देखा, चुपचाप बैठे नहीं हैं लेखक, दुकान के अंदर झांक रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या क्या है। तो बेतरतीबी से लिपा हुआ आंगन है, यानी कोई तरकीब भी नहीं है, ऐसे आड़ी तीड़े पेंट किया हुआ एक आंगन है। धूल से सनी दीवारें हैं, दीवारों पर तो चारों ओर डस्ट ही डस्ट है, धूल ही धूल से भरे हुई दीवारें हैं। एक कोने में खाट पड़ी हुई थी, यानी एक कॉट, जो एक पलंग छोटा सा कोने में रखा गया है, जिस पर एक दढ़ियल बुढ़ा गंदे तकिए पर कोहनी टेके हुए हुक्का पी रहा है। यानी उस कॉट पर कौन है, दीवान काट पड़ी हुई है, जिस पर एक दढ़ियल, यानी एक दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी है, जो अपनी लंबी दाढ़ी लिया हुआ वो तकिए पर पिल्लों के ऊपर इस तरह से कोहनी रखते हुए क्या पी रहा है, हुक्का पी रहा है। हुक्का जानते हो, एक तरह का वो सिगार, जो सिगरेट स्मोक करते हैं, इसी तरह से एक लंबा सा पाइप पाकर सिगार जो कहते हैं, हुक्का मारना, हुक्का चलाना, ये सब हुक्का पी रहे थे। कौन, एक दड़ियल वाला, एक दाढ़ी वाला बूढ़ा। दड़ियल बूढ़ा कहाँ बैठा हुआ है, कोने में, जहाँ पर क्या है, खाट पड़ी हुई है, उस पर वो अपनी कोहनी को तकिए से लगाकर हुक्का पीते हुए बैठा है। हुक्के की गुड़गुड़ाहट में उसने अपने आप को ही नहीं, बल्कि सारे जहां को ही भुला रखा है। वो इतना मस्त, इतना नशे में वो गुड़गुड़ा रहा है, हुक्के को पी रहा है कि वो सब कुछ भूल गया है कि वो कहाँ है। भाईजान, आप कहाँ के रहने वाले हैं? चपाती को अंगारों पर रखते हुए उस अधेड़ उम्र के पठान ने पूछा। इन्हें ये जो साहब चपातियाँ बना रहे थे, वो पठान साहब इस लेखक को पूछ रहे हैं कि भाईजान, अरे भैया आप कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ से आए हो? मालाबार के, मैंने जवाब दिया। तो मैं मालाबार का रहने वाला हूँ।
लेखक कहाँ के रहने वाले हैं? मालाबार। लेखक मालाबार के रहने वाले हैं और वो पठान साहब तक्षशिला के जो पाकिस्तान में स्थित है। उसने ये नाम ही नहीं सुना था, यानी वो पठान साहब को तो ये नाम तक मालूम नहीं था कि मालाबार कहाँ पे है। आटे को हाथ में लेकर गोलाकार बनाते हुए पूछा, ये हिंदुस्तान में ही है ना? तो फिर से उसने आटे का वो एक पेड़ा लिया, उसने उसको रोटी बनाने के लिए गोल आकार करते हुए पूछ रहा है, ये स्थान हिंदुस्तान में ही है ना करके पूछ रहा है, अपनी शंका को दूर कर रहा है। हाँ, भारत के दक्षिणी छोर मद्रास के आगे है। इन्हें मालाबार कहाँ है? मद्रास से कुछ आगे। मद्रास शहर का नाम तो आपने सुना होगा। मद्रास से आगे मालाबार जो है, मैं वहाँ का निवासी हूँ करके लेखक उस पठान को कह रहे हैं। सदर्न पार्ट में, दक्षिण के छोर पर, दक्षिण के किनारे पर मद्रास जो है, वहाँ के आगे का मैं रहने वाला हूँ। क्या आप हिंदू हैं? हाँ, एक हिंदू घर में जन्म लिया है। यानी वो पठान ऐसे लेखक को पूछ रहा है कि आप हिंदू हैं? तो लेखक ने बखूबी जवाब दिया, हाँ, मैंने एक हिंदू परिवार में ही जन्म लिया है। उसने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ फिर पूछा, आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? तो फिर से एक संदेह, एक डाउट क्लियर करने जा रहा है पठान। वो पूछ रहे हैं लेखक को, क्या आप हिंदू होकर एक मुसलमान होटल में खाना खाएंगे? क्यों नहीं, हमारे यहाँ तो अगर बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो लोग बेखटके मुसलमानी होटल में जाया करते हैं। कितने अच्छी बात कही लेखक ने कि वो कह रहे हैं, अरे क्यों नहीं साहब, हमारे यहाँ यानी हमारे मालाबार में क्या है, अगर बढ़िया चाय पीने हो, बहुत अच्छी स्वादिष्ट चाय पीनी हो या स्वादिष्ट भोजन खाना हो या कुछ भी हो, बेखटके विदाउट हेजिटेट, बिना हिचकिचाहट के हम आसानी से मुसलमानों के होटल में ही जाया करते हैं करके वो बहुत ही वो बता रहे हैं। तो मेरी बात पर विश्वास नहीं कर पाया। उस पठान को विश्वास नहीं हो रहा है कि लेखक ने क्या कहा। मैंने उसे गर्व के साथ बताया, इन्हें प्राउड फील करते हुए बता रहे हैं लेखक, हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं है। हमारे यहाँ मालाबार में कोई भेदभाव नहीं जाति धर्म के नाम पर। हम सब मिलजुल कर रहते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते पीते हैं। तो ये कहने में गर्व महसूस हो रहा है, प्राउड फील कर रहे हैं लेखक। क्या कहने में कि हमारे यहाँ यानी हमारे हिंदुस्तान में जो है, हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान में कोई भी अंतर नहीं है, सब मिलजुल कर रहते हैं। भारत में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया था वो हमारे ही राज्य के एक स्थान कोडंगल्लूर में है। इन्हें हिंदू और मुसलमान के बीच कोई भेदभाव नहीं है करके ऐसा लेखक उस पठान को कह रहे हैं कि भारत में मुसलमानों की जो पहली मस्जिद का निर्माण हुआ था, जो फर्स्ट मस्जिद बिल्ड की गई थी, वो हमारे ही राज्य की है, जिसका स्थान का नाम है कोडंगल्लूर। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे नहीं के बराबर होते हैं। यानी हमारे यहाँ कोई भी दंगे फसाद कभी भी नहीं होते, क्योंकि ऐसा अवसर मिलता ही नहीं है, क्योंकि हम सब आपस में मिलजुल कर एकता के साथ रहते हैं। उसने मेरी बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनकर कहा, काश मैं आपके मुल्क में आकर ये सब आप अपनी आँखों से देख सकता। इन्हें वो खुशी व्यक्त कर रहा है। पठान कह रहा है कि काश मैं खुद वहाँ पर आता और आपके मुल्क का नज़ारा देख पाता कि वहाँ का मंज़र कितना अच्छा है, कितना खूबसूरत है। जैसे ही लेखक पठान कहता है कि मैं काश आकर देख पाता, तो उस समय लेखक कहते हैं कि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता? क्यों? क्या मेरी बातें आपको झूठी लग रही हैं? क्या मेरी बातों में आपको सच्चाई नहीं दिख रही है करके लेखक ने पूछा। मुझे आपकी बात पर तो पूरा यकीन हो गया है, पर मैं इस बात पर ईमान नहीं कर सकता कि आप हिंदू हैं। यानी पठान कह रहे कि मुझे आपकी बात पर पूरे का पूरा
विश्वास हो गया है, यकीन हो गया है, और मैं इस पर ईमान नहीं कर सकता कि आप हिंदू, मुझे तो बिल्कुल ही मालूम नहीं हो रहा कि आप हिंदू हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी हिंदू आपकी कही हुई बातों को इतने फ़ख्र के साथ किसी मुसलमान से नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ तक्षशिला में जो है कोई भी हिंदू आपकी कही हुई बातों को, जैसे आपने गर्व से अपने मुल्क की बातें कही, ऐसा यहाँ पर कोई भी हिंदू इतने फ़ख्र के साथ, इतने प्राउड के साथ नहीं कह सकता ऐसी बातें, क्योंकि वहाँ का मंजर ही कुछ और है। उसकी नज़र में हम आतताइयों की औलादें हैं, यानी उसकी नज़र में, यानी वहाँ पर रहने वालों की नज़र में मुसलमान क्या हैं, अत्याचार करने वाले हैं जैसे की तरह वहाँ पे देखते हैं ऐसी नज़रों से लोग। हमें इस हालत में अपनी आने के लिए लड़ना पड़ता है, अपनी आन के लिए, यानी अपनी आन, अपनी शान बचाने के लिए क्या है, जैसे वो कहते हैं कि हम अत्याचार करने वालों की औलादें हैं करके, जैसे ही हम सुनते हैं हम भड़क जाते हैं और मजबूर हो जाते हैं लड़ने के लिए। यही हमारी नियति है, तो यही हमारा यहाँ का भाग्य है। उसकी आवाज़ में सच्चाई कूट कूट कर भरी थी, वह ऐसे कह रहा था कि उसकी बातों में पूरी की पूरी सच्चाई नज़र आ रही थी। आपका शुभ नाम, मैंने पूछा, तो लेखक ने उस पठान का नाम पूछा कि आपका शुभ नाम क्या है। हामिद खान, वो जो चारपाई पर बैठे हैं वो मेरे अब्बा जान है। तो पठान अपना स्वयं का नाम क्या बता रहा है, हामिद खान। और जो वहाँ पर चारपाई यानी कॉट पर जो लेटे हुए हैं दाढ़ी वाले बूढ़े, वो मेरे अब्बा जान है, मेरे पिता हैं। अच्छा, आप 10 मिनट तक इंतज़ार कीजिए, सालन अभी पक रहा है। जस्ट वेट फॉर 10 मिनट्स, क्योंकि ग्रेवी अभी तैयार हो रही है। तो मैं इंतज़ार करने लगा। तो लेखक ने बैठकर अपने भोजन का इंतज़ार कर रहे थे। अरे वो अब्दुल, हामिद खान ने ज़ोर से आवाज़ लगाई। एक छोकरा दौड़ता हुआ आया जो आंगन में चटाई छिपाकर लाल मिर्च सुखा रहा था। यानी एक लड़के को आवाज़ देता है वो पठान, जिसका नाम हामिद खान है। तो उसने किसको पुकारा, एक लड़के को, छोकरा यानी लड़का, एक छोटा बालक जिसका नाम क्या है, अब्दुल। वो आवाज़ दे रहे हैं, अरे वो अब्दुल, आजा इधर। एक छोकरा दौड़ता हुआ यानी वो भागता हुआ आया। वो किस कार्य में व्यस्त था, यानी आंगन में वो सूखी लाल मिर्च, रेड चिल्लीज जो कहते हैं ना, ड्राई रेड चिल्लीज को वो धूप में सुखा रहा था। तो उसका वो काम छोड़कर जैसे ही हामिद खान ने उसको आवाज़ लगाई, वो लड़का अब्दुल दौड़ता हुआ आया। हामिद ने पश्तो भाषा में उसे कुछ आदेश दिया, यानी वहाँ की पश्तो लैंग्वेज जो है पाकिस्तान की, उस हामिद ने अपनी भाषा में उसे कुछ आदेश दिया। कौन सी भाषा में, पश्तो, यानी कि वो एक प्राचीन भाषा है, एक पुरानी भाषा। वो दुकान के पिछवाड़े की तरफ भागा। तो जैसे ही अब्दुल ने हामिद खान की कुछ बात सुनी, कुछ आदेश सुना, तो वो कहाँ से भागा, दुकान के पिछवाड़े से, पीछे के रास्ते से वो लड़का भाग गया। भाईजान, जालिमों की इस दुनिया में शैतान भी लुक छिप कर चलता है। यानी भाईजान करके वो किसकी ओर मुखातिब हो रहे हैं हामिद खान, लेखक को बता रहे हैं, अरे भाईजान, ये जालिम लोग जो हैं, जो जुल्म करने वाले हैं, अत्याचारी लोग हैं इस दुनिया में, तो उनके साथ शैतान भी लुका छुपी कर रहे हैं, है ना। अच्छों के साथ बुरे भी लोग शामिल हैं। किसी पर धौंस जमाकर या मजबूर करके हम प्यार मोल नहीं ले सकते। हम किसी से भी ज़बरदस्ती क्या है, किसी को भी बाय फोर्स क्या पा नहीं सकते प्यार को। आप ईमान से मोहब्बत के नाते मेरे होटल में खाना खाने आए हैं। देखो कैसी बात है ना, कि आप ईमान के साथ, यानी पूरे अपने मोहब्बत के साथ, यानी पूरे प्रेम के साथ आप मेरे होटल आए हैं खाना खाने के लिए। ऐसे ईमानदारी और मोहब्बत का असर मेरे दिल में क्यों ना पड़े। अरे आप जो प्यार जता रहे हैं, इतनी अच्छी बातें आप सुना रहे हैं, तो ये आपकी ईमानदारी ही तो है, ये आपकी ऑनेस्टी और ये आपका ये प्रेम, ये आपका ये प्यार देखकर मेरे दिल में आपके लिए जगह बना ली है। अगर हिंदू और मुसलमान ईमान से आपस में मोहब्बत करें
करते तो कितना अच्छा होता। धीमी स्वर में बोलते हुए वो अंगीठी से आखिरी चपाती उतारकर खड़ा हो गया। यानी लास्ट चपाती जो बची थी उसको बनाते बनाते वो उसके मन में विचार करता हुआ अपने आप बड़बड़ा रहा है। क्या हो बोल रहे हो, हिंदू और मुसलमान ईमान से आपस में मोहब्बत करते तो कितना अच्छा होता, कोई भी लड़ने का मौका ही नहीं मिलता, सब जगह शांति और अमन रहेगा। तो यही तो हर कोई चाहता है कि चारों ओर शांति बनी रहे, जिससे कि कोई भी लड़े ना, है ना, प्यार से मोहब्बत से इत्तेफाक से मिलजुल कर एक साथ एकता के साथ रहे। जो छोकरा पिछवाड़ी की तरफ गया था उसने एक थाली में चावल लाकर सामने रख दिया। इन्हें हामिद खान ने अब्दुल को जो आदेश दिया था वो सुनते ही कहाँ से भाग गया था, वो होटल के पीछे के भाग से। तो अब वहीं से आया है, एक प्लेट लाई है उसने, थालियाँ, इन्हें एक प्लेट लाया है वो। उस प्लेट में क्या है, कुछ चावल है, इन्हें राइस आइटम लाया है, वो लाकर लेखक के सामने रख दिया। हामिद खान ने 3-4 चपातियाँ उसमें रख दी। तो जैसे वो राइस, बना हुआ राइस लाया है प्लेट में अब्दुल नाम के लड़के ने, तो लेखक के सामने रखा है। जैसे ही वो लड़का प्लेट लाकर रखता है खाने का, तो ये हामिद खान क्या करता है, 3-4 चपाती जो वो बनाए रहता है रोटियां, उसको भी लाके गरम गरम रोटियां रखता है। फिर लोहे की तश्तरी में सालन परोसता है, एक आयरन बाउल में ग्रेवी लाकर रख देता है। छोकरा साफ पानी में भरा एक कटोरा मेज पर रखकर चला गया। तो साथ में उस लड़के ने, अब्दुल नाम के लड़के ने खाना लाकर रखता है थाली में। फिर हामिद खान रोटियां और सालन परोसता है। फिर वो लड़का एक पाक साफ सुथरा गिलास पानी का लेकर मेज़ पर रखकर चला जाता है। वो मैंने बड़े चाव से भरपेट खाना खाया, बड़ी इच्छा से, मस्त मज़ा आ गया, बहुत डिलीशियस फूड था। पूरा संतुष्ट होकर मैंने संतोष से अपना पेट भर लिया। भरपेट खाना यानी पेट भरकर मैंने खाना खा लिया। पेट भरकर खाना खाना, इतना लंबा वाक्य बोलने से मैंने भरपेट खा लिया। तो ये भरपेट जो है शॉर्ट में हो गया है ना, तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास आता है। एक अव्यय है ये भरपेट। कितने पैसे हुए, जेब में हाथ डालते हुए मैंने हामिद खान से पूछा। जैसे भरपेट लेखक ने खाना खा लिया, अब वो पैसे देने के लिए अपनी पॉकेट में हाथ डालते हैं और पूछ रहे हैं हामिद खान से कि कितने पैसे हुए। मुस्कुराते हुए हामिद खान ने हाथ पकड़ लिया और बोला, भाईजान माफ़ कीजिएगा, पैसे नहीं लूँगा, आप मेरे मेहमान हैं। देखो इतना वो जान देने के तक के लिए तैयार हो गया है, यानी क्योंकि लेखक ने उसके मन में ऐसी छवि डाल दी थी कि वो उनका दीवाना हो गया था। तो वो मुस्कुरा रहे, जैसे ही लेखक पैसे देने के लिए हाथ बढ़ाते हैं वो मुस्कुरा कर कहता है, नहीं नहीं साहब, मुझे माफ़ कर दो, पैसे मैं नहीं लूँगा, आप यहाँ मेरे मेहमान हैं, मेरे कस्टमर बनकर नहीं बल्कि मेरे गेस्ट बनकर आए हो आप। मेहमान नवाजी की बात अलग है, एक दुकानदार के नाते आपको खाने के पैसे लेने पड़ेंगे। इन्हें लेखक भी मजबूर कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं पैसे लेने को। अरे नहीं नहीं, मेहमान नवाजी की बात अलग है, मैं आपके घर आऊँगा, खाऊँगा, पीऊँगा, वो बात अलग। अब यहाँ पर मैं दुकान पे आया हूँ और ये दुकान पे जो है आपका व्यापार होता है, बिजनेस होता है, तो उसके नाते ही सही आपको पैसे लेने पड़ेंगे। आपको मेरी मोहब्बत की कसम, यानी वो प्रॉमिस डाल रहे हैं, आपको मेरे प्यार की कसम, आप ले लो ये पैसे करके। कहते हैं ना हमारे इंडिया में अतिथि देवो भव, यानी देवता का स्वरूप होता है मेहमान। तो इसने लेने से पैसे इनकार कर दिए। कौन? हामिद खान ने। 1 रुपये के नोट को मैंने हामिद खान की ओर बढ़ाया। कितने रुपये का? 3 चपातियाँ, चावल, ग्रेवी, सब सालन सब मिलाकर 1 रुपया देने के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। हामिद खान की ओर मैंने हाथ बढ़ाया, वो सकुचा रहा था, यानी वो हेजिटेट कर रहा था लेने के लिए, शर्मा रहा था पैसे लेने के लिए, क्योंकि वो उन्हें एक मेहमान के रूप में खिलाना चाहते थे।
पैसे नहीं लेना चाहते थे। उसने वो रुपया लेकर फिर मेरे हाथ में रख दिया। मैंने हेजिटेट करते हुए उसने 1 रुपये का और 1 रुपया ले लिया, लेकर फिर वापस लेखक के हाथ में रख दिया। भाईजान, मैंने खाने के पैसे आपसे ले लिए हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि ये आप ही के हाथों में रहे। देखो, अब मैंने 1 रुपया आपके हाथ में से ले लिया, अब ये पैसे अब आपके हाथ में ही रहेंगे। आप जब पहुँचे तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर इस पैसे से पुलाव खाएं और तक्षशिला के भाई हामिद खान को याद करें। यानी ऐसी छवि डाली है लेखक ने हामिद खान के मन में कि वो कह रहे हैं, अरे जाइए साहब, आप अपने गांव जाइए, अपने मल्लाबार जाकर वहाँ पर जब कोई मुसलमान के होटल में आप खाना खाएंगे तो ये पैसे उसको दे दीजिएगा और फिर मुझे याद कीजिएगा। वहाँ से लौटकर मैं तक्षशिला के खंडहरों की तरफ चला आया। उसके बाद मैंने फिर कभी हामिद खान को नहीं देखा। बस वहाँ से खाए पिए और वापस मुड़कर वो जिस काम के लिए निकले थे, खंडहरों को देखने के लिए, पुराने से खंडहर देखने के लिए चले गए। उसके बाद से फिर दोबारा लेखक ने हामिद खान को कभी नहीं देखा। पर हामिद खान की वो आवाज़, उसके साथ बिताए क्षणों की यादें मेरे लिए आज भी ताज़ा हैं। आज भी उसकी स्मृति जो है मेरे लिए फ्रेश है। ऐसा लगता है जैसे कि ये आज ही की बात हो। यानी हामिद खान की जो आवाज़ जो सुना रहा था और उसके साथ में जो भी पल बिताए थे, जो भी क्षण बिताए थे लेखक ने, वो सब अच्छी तरह से यादें भरकर उमड़ रही है। उसकी वो मुस्कान आज भी मेरे दिल में बसी है। यानी हामिद खान की वो मुस्कान जो उसने मुस्कुराया था वो आज भी लेखक की आंखों में बसी है। तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगों की चिंगारियों की आग से हामिद और उसकी वो दुकान जिसने मुझे भूखे को दोपहर में छाया और खाना देकर मेरी क्षुधा को तृप्त किया था, बची रहे। मैं यही प्रार्थना अब भी कर रहा हूँ। तो ये जैसे ही समाचार पत्र पढ़ते हैं लेखक, वहाँ से चलकर ये सारी की सारी स्मृतियाँ वो आपको सुनाई हैं। यानी इसलिए वो प्रार्थना करते कि हे भगवान, हामिद खान की दुकान बची रहे करके, इसीलिए लेखक हमें ये सुना रही थी ये बात। इन्हें जो अब सांप्रदायिक दंगे जो फैल गए हैं, वहाँ यहाँ पर जो आग लगाई गई है, तो उसे हामिद खान और उसकी दुकान बची रहे हैं भगवान, जिसने मुझे भोजन खिलाया था और मेरी क्षुधा को तृप्त की थी। इन्हें क्षुधा, इन्हें भूख लगने पर मुझे उसने जो खिला पिलाकर जो संतुष्टि, मुझे संतोष दिया था, उसकी ये दुकान बची रहे करके, इसीलिए लेखक क्या है, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे आप सब। 1 से 2 बार आप ये पाठ पढ़िए, बहुत अच्छा पाठ है, जिसके रचयिता कौन है, इसके पोटेकार्ट ने हमें बताया कि प्यार मोहब्बत क्या होती है। हमें चाहत मोहब्बत के साथ एकजुट होकर एकता के साथ रहना है, क्योंकि एकता में ही क्या है, बल है। धन्यवाद।